चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि फाइंड काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑफ वेवलेंथ 10 एंगस्ट्रम। ठीक है, अच्छा ये क्वेश्चन क्यों दिया गया है इसको आप समझने का प्रयास करिएगा, क्योंकि यहाँ पर गलती से गलती हो जाता है, तो उस गलती से बचना। जानता सब है लेकिन गलती से गलती हो जाता है। देख रहे हैं यहाँ पर एजे मजाक में लिख दिया गया है, हे सिली बॉय डोंट थिंक अबाउट E इक्वल टू h बाई लैम्डा। एक्चुअली इसलिए लिखा गया है ना कि बहुत बार ऐसा होता है ना कि जैसे ही आपके कान में पड़ता है कि हाँ भाई वेवलेंथ इतना दिया है एनर्जी, तो एकदम तुरंत मुंह से निकल जाता है h बाई लैम्डा, तो वो गलत करा देगा। क्यों? क्योंकि h बाई लैम्डा जो होता है वो फोटोन के लिए होता है, केवल सब पार्टिकल के लिए नहीं होता कि किसी भी पार्टिकल के लिए तुम यूज कर दिया, ऐसा नहीं करना है। ठीक है, तो ये समझ में आ गया होगा कि ये वाला यूज नहीं करना है, क्योंकि वो तो फोटोन के लिए जानता सब है लेकिन तेजी में बना देता है तो गलत हो जाता है, कि इससे बचना है। आंख से गुजारा इसलिए जा रहा है कि जो गलती होगा वो पहले ही अगर गुजर जाएगा और वो ध्यान रहेगा तो एग्जाम में गलती नहीं होगा। ठीक है, तो वो सब जगह पर हम ऐसा बता देंगे कि यहाँ पर आपसे गलती हो सकता है, बचिएगा। अगर वो ध्यान रहेगा तो एग्जाम में गलत नहीं होगा। ठीक है, तो हम लोग को निकालना है क्या, काइनेटिक एनर्जी ऑफ क्या निकालना है, इलेक्ट्रॉन निकालना है। तो कैसे निकलेगा, तो चूंकि वेवलेंथ दिया है तो दिमाग में एक चीज क्या आएगा कि काइनेटिक एनर्जी कैसे निकलेगा। तो चूंकि वेवलेंथ दिया है मतलब मोमेंटम की तरफ, तो काइनेटिक एनर्जी को p²/2m लिख दिए और p को क्या लिख दिए, h बाई लैम्डा लिख दिए। इसीलिए तो p²/2m लिखे ही है कि काइनेटिक एनर्जी को p²/2m लिखेंगे, p को h बाई लैम्डा देंगे, तो लैम्डा तो डाटा दिया हुआ है, तो क्या किया जाएगा कि इसका डाटा पुट कर दिया। ठीक है, पुट करके डील करिएगा तो उतना चल आएगा। हम ये बताना चाह रहे हैं आपको कि ये वाला मेथड यूज नहीं करिएगा। ठीक है, उसका रीजन क्या है कि आप काइनेटिक एनर्जी p²/2m p के जगह पर h बाई लैम्डा अलग है कि लैम्डा डाटा पुट कर दिया था, आसानी से जाएगा। यहाँ देख रहे हैं कि इसका आपको स्क्वायर करना पड़ेगा और फिर इससे डिवाइड करना पड़ेगा, तो ये बहुत लेंदी हो जाएगा। तो सॉल्व करके लिख दिया गया है, अदरवाइज हो जाएगा बहुत इरिटेटिंग। ठीक है, तो इस चीज को आप समझिएगा कि ऐसे नहीं करना है। तो हम बस इतना बताना चाह रहे हैं ना कि चाहे वो कुछ भी पूछे, अगर जो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और अल्फा के डी ब्रोगली वेवलेंथ का बात कर दिया तो हम लोग क्या करेंगे, शॉर्टकट वाला फॉर्मूला लगाएंगे। समझ में आया क्या बोल रहे हैं? कुछ भी पूछे, अगर जो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और अल्फा के डी ब्रोगली वेवलेंथ के बारे में बात करेगा तो शॉर्टकट वाला ही लगाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर क्या यही हो गया कि इलेक्ट्रॉन के डी ब्रोगली वेवलेंथ या एनर्जी पूछ रहा है तो तुम शॉर्टकट नहीं लगाए, इस रास्ता सर्वोच्च एनर्जी पर पहुंच जाओगे, जो पूछा है पहुंच जाएगा वहां पर। लेकिन हुआ है क्या कि बहुत लेंथी हो जाएगा। ठीक है, तो उससे बचना है। तो चूंकि डी ब्रोगली वेवलेंथ तो इलेक्ट्रॉन का बात किया, समझ आ रहा है कि नहीं, तो हम क्या करेंगे, उसका शॉर्टकट लगा देंगे। तो शॉर्टकट लगा देंगे तो क्या होगा कि लैम्डा ऑफ इलेक्ट्रॉन किसके बराबर था, 12.27 एंगस्ट्रॉम बाई रूट भी। ठीक है, लैम्डा आपको दिया हुआ है कितना, 10 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, तो ये बराबर हो जाएगा इतना, एंगस्ट्रॉम से एंगस्ट्रॉम कैंसिल हो जाएगा, इसको इधर करिएगा, इसको इधर करिएगा, तो कितना हो जाएगा, 1.227 हो जाएगा। रूट भी इधर होगा ना, ये कितना हो जाएगा, रूट भी, ये इधर जाएगा या डिवाइड करोगे तो 1.227 इतना हो जाएगा, तो भी उधर जाएगा तो इतना हो जाएगा, इसको करोगे तो चल आएगा। ठीक है, तो ये चीज समझना यहाँ पर क्या है कि अच्छा तुमको ये लगेगा कि सर जितना यहाँ लगा उतना ही तो यहाँ लगा, ऐसा नहीं है। यहाँ पर तो करके लिख दिया गया इसलिए, अदरवाइज क्या है कि मतलब क्या कहता है उसको, टाइम बहुत ज्यादा लगता है, क्योंकि स्क्वायर करते फिर इसको मल्टीप्लाई करके डिवाइड करते तो टाइम लग जाता है। ठीक है, तो ये वाला बहुत आसान है। तब यहाँ एक चीज समझना जी कि अगर एक्सीलरेटिंग पोटेंशियल इलेक्ट्रॉन का 1.5 रहता तब तो उसका डी ब्रोगली वेवलेंथ 10 एंगस्ट्रॉम होता। तो इसका मतलब क्या है कि अगर 10 एंगस्ट्रॉम उसका डी ब्रोगली वेवलेंथ है, इसका मतलब क्या है कि उसको एक्सीलरेट किया गया होगा 1.5 वोल्ट से। इसका मतलब उसका एनर्जी कितना होगा, तो 1.5 वोल्ट इंटू ई क्यू इंटू भी, तो इतना एनर्जी हो जाएगा। ये आप समझ रहे होंगे हम क्या बोले, एक बार फिर से शॉर्टकट लगाएं तो डी ब्रोगली वेवलेंथ आप पुट कर दिए, तो ये जो भी निकलता है वो एक्सीलरेटिंग पोटेंशियल ना निकलता है जी। तो जिस इलेक्ट्रॉन का डी ब्रोगली वेवलेंथ 10 एंगस्ट्रॉम है तो इसके हेल्प से निकालिएगा भी, इसका मतलब उस इलेक्ट्रॉन को इतना वोल्ट से क्या किया होगा, एक्सीलरेट किया गया होगा।
और इतना वोल्ट से एक्सीलरेट करेगा तो उसका काइनेटिक एनर्जी कितना हो जाएगा, Q इंटू वी। तो Q का वैल्यू होगा इलेक्ट्रॉन का E इंटू वी। तो इतना वोल्ट से आप एक्सीलरेट किए तो उसको मल्टीप्लाई करिएगा तो इतना आ जाएगा। ठीक है, तो कुछ नया है नहीं इसमें, बस हम इतना ही बताना चाह रहे थे ना कि अगर जो इलेक्ट्रॉन वगैरह का, प्रोटॉन न्यूट्रॉन अल्फा ये सब का अगर डी ब्रोगली वेवलेंथ दे दिया तो आपको हर हालत में शॉर्टकट वाला ही यूज करके बना लीजिएगा तो जल्दी बन जाएगा, अदरवाइज कैलकुलेशन में लेंदी हो जाएगा। चलिए अब कुछ रिजल्ट को याद रखते हैं, याद इसलिए रखा जाता है कि वो बार बार आता है। ठीक है, तो एक तो क्या होगा कि याद रहेगा, क्वेश्चन पूछा देखे ठीक मारे आगे बढ़ गए। ठीक है, और इन सब को डील करने में क्या होता है ना कि थोड़ा सा टाइम लगता है, थोड़ा सा आदमी सोचता है कि ऐसे करे, कैसे करे, ऐसे करे, कैसे करे। और कंपटीशन में क्या है, यहाँ पर तो आप घर में क्या होगा कि सोच लीजिएगा कि अच्छा ऐसा करते हैं ना कि काइनेटिक एनर्जी को हाफ mv² नहीं लिखते हैं, हाफ mv इंटू वी लिखते हैं। तो यहाँ तो सोच लो कंपटीशन में क्या होता है कि तुमको एकदम एग्जैक्टली पता होना चाहिए कि इसमें में प्रोसीड करना है या नहीं करना है। ठीक है, तो ये जो 3 रिजल्ट बताया गया है ये बार बार आते रहता है, तो इसको याद रख लीजिएगा, पूछेगा टिक मार करके आगे बढ़ जाइएगा। ठीक है, ये कैसे आया है इसके बाद हम बता दिए हैं। ठीक है, लेकिन फिर भी हम सजेस्ट करेंगे कि इसको याद कर लीजिएगा। ठीक है, हाँ याद करवाने के लिए हम थोड़ा सा क्या है कि आपको इसको अरेंज करके बताए हैं ताकि याद रह जाए। ठीक है, तो ये कहानी है किसके लिए, इलेक्ट्रॉन और फोटोन के लिए। ध्यान रखिएगा इलेक्ट्रॉन और फोटोन के लिए, प्रोटॉन और फोटोन के लिए रहेगा तो जनरल मेथड अप्लाई करेंगे। ठीक है, जो इसके बाद बताया गया है। ठीक है, लेकिन पूछता है इलेक्ट्रॉन और फोटोन के बारे में तो याद रखना है। हम बता दिए हैं कि कैसे डील होगा, जैसे कि देखो यहाँ देखो बात जो तुम याद किए हो ना तो वही रिजल्ट आया है। देखो तो बताए हैं कि कैसे हुआ, लेकिन हम सजेस्ट करेंगे कि अगर कंपटीशन का तैयारी कर रहे हो बाबू तो क्या होगा, इसको करने का प्रयास नहीं करना, डायरेक्ट क्या करना, याद रखना। ठीक है, तो समझो यहाँ पे आप याद कैसे रखोगे तो बड़ा आराम से याद रखना। इलेक्ट्रॉन और फोटोन का अगर काइनेटिक एनर्जी सेम है, याद रखना हम लोग पहले इलेक्ट्रॉन का पढ़ रहे हैं फिर फोटोन का, माने रेशियो लोगे तो इलेक्ट्रॉन और फोटोन के बारे में हम लोग सोचेंगे। ठीक है, समझना कितना अच्छा से देखो, इसलिए हम अरेंज करके किए ना कि तुम याद नहीं भी करना चाहोगे तो याद रह जाएगा, याद करना ही है इसको, इसी को समझना। इलेक्ट्रॉन और फोटोन का अगर काइनेटिक एनर्जी सेम है तो वेवलेंथ का रेशियो v/2c होगा। अच्छा v क्या है जी, तो v है स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन, लिख दिया गया है। हाँ देखो v स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन लिख दिया गया है। ठीक है, यहाँ देखो छोटो v स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन लिख दिया गया। अच्छा तो v बता दिया तो यहाँ से देख लो, तो हम लोग पढ़ते हैं ना जी कि काइनेटिक एनर्जी किसके बराबर होता है, हाफ mv²। तो v तो सॉरी ये वाला तो कांस्टेंट है तो इसको इधर फेंकोगे तो समझ में आ रहा होगा कि अंडर रूट काइनेटिक एनर्जी के बराबर होगा। इसका यूज यहाँ पर क्या हुआ हम आपको बता रहे हैं, खाली ध्यान रखिएगा तेजी में। ठीक है, कि काइनेटिक एनर्जी जो होता है वहां पे v² तो पता ही है कि काइनेटिक एनर्जी v² के प्रोपोर्शनल है, तो v काइनेटिक एनर्जी प्रोपोर्शनल होगा। ऐसे भी सोच सकते हैं आप, ये तो दिमाग में ना रहता है कि काइनेटिक एनर्जी प्रोपोर्शनल है किसके, v² के। तो v क्या होगा, इसको इधर फेंकोगे तो v प्रोपोर्शनल हो जाएगा अंडर रूट काइनेटिक एनर्जी के। समझ आ रहा है कि नहीं, तो ये ध्यान रखिएगा इसका क्या यूज है वो हम बताते हैं। लिखा नहीं रहा, नीचे ज्यादा हो गया है। ठीक है, समझ रहे होंगे। हाँ तो कहना क्या चाह रहे थे कि इलेक्ट्रॉन और फोटोन, याद रखना इस कंडीशन को, इलेक्ट्रॉन और फोटोन का समझना कितना अच्छा तो अरेंज बोले कि काइनेटिक एनर्जी अगर सेम है तो वेवलेंथ का रेशियो v/2c होता है, और अगर वेवलेंथ सेम है तो काइनेटिक एनर्जी का रेशियो v/2c होता है। कितना अच्छा से बैठ गया है,
समझ ना, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का अगर काइनेटिक एनर्जी सेम है तो वेवलेंथ का रेशियो v/2c होता है, और अगर वेवलेंथ सेम है तो काइनेटिक एनर्जी का रेशियो v/2c होता है। ठीक है, तो बड़ा अच्छा सा हो गया, वेवलेंथ सेम है तो काइनेटिक एनर्जी का रेशियो, काइनेटिक एनर्जी सेम है तो वेवलेंथ का रेशियो। ठीक है, ये याद हो जाएगा। अच्छा, एक चीज और याद रख लेना, तो क्योंकि ये भी पूछता है, एक चीज समझना, ये दोनों को कैलकुलेट करना मतलब 1 मिनट 1.25 मिनट दोगे तो हो जाएगा, लेकिन इसको कैलकुलेट करना थोड़ा सा और मुश्किल होता है। रीजन क्या होता है कि उसमें इलेक्ट्रॉन का रेस्ट मास को भी टोटल एनर्जी लिखना आता है, तो काइनेटिक एनर्जी हाफ mv² और रेस्ट मास m0c² उसका भी यूज करना पड़ता है, तो वो सब करोगे तो उलझ जाओगे। ठीक है, तो याद कैसे रखना है छोटू, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का काइनेटिक एनर्जी सेम है तो वेवलेंथ का रेशियो v/2c होता है, और वेवलेंथ सेम है तो काइनेटिक एनर्जी का रेशियो v/2c होता है। तो ये दोनों तो डायरेक्ट याद रहेंगे। अच्छा, एक रिजल्ट और याद रखना कि अगर वेवलेंथ सेम रहेगा तभी तो एनर्जी का रेशियो होगा, एनर्जी सेम है तभी एनर्जी का रेशियो थोड़ी पूछेगा, तो कॉमन सेंस की बात है। अरे वेवलेंथ सेम है तो एनर्जी का रेशियो पूछेगा, एनर्जी सेम है तो वेवलेंथ का रेशियो पूछेगा, तो कॉमन सेंस ना है। तो वही बोल रहे हैं कि एनर्जी सेम, काइनेटिक एनर्जी सेम है तो वेवलेंथ का रेशियो इतना होता है, वेवलेंथ सेम है तो काइनेटिक एनर्जी का रेशियो इतना होता है। और एक चीज याद रखना ना कि वेवलेंथ सेम है तो टोटल एनर्जी का रेशियो जो पढ़ रहे थे ना इसका उल्टा, माने टोटल एनर्जी फोटोन बटा इलेक्ट्रॉन, यहां तक अभी तक पढ़ रहे थे इलेक्ट्रॉन बटा फोटोन, इलेक्ट्रॉन बटा फोटोन। ठीक है, यहां पढ़ रहे हैं कि अगर वेवलेंथ सेम है तो काइनेटिक एनर्जी का रेशियो तो v/2c होगा, और टोटल एनर्जी का रेशियो उल्टा केस में ऐसे याद रखना है कि ये है तो इसका उल्टा केस हो जाएगा फोटोन बटा इलेक्ट्रॉन, तो टोटल एनर्जी का रेशियो फोटोन बटा इलेक्ट्रॉन वो v/c के बराबर होता है। ठीक है, ये आप याद रखिएगा, आई होप समझ में आ रहा होगा। ठीक है, तो एक बार फिर से बोल देते हैं, देखो कैसे याद रखना है। इलेक्ट्रॉन और फोटोन के बारे में बात कर रहे हैं, तो काइनेटिक एनर्जी सेम है तो वेवलेंथ का रेशियो v/2c, वेवलेंथ सेम है तो काइनेटिक एनर्जी का रेशियो v/2c इतना हो गया, और टोटल एनर्जी का रेशियो उल्टा केस में मतलब फोटोन बटा इलेक्ट्रॉन ये v/c के बराबर होता है। देखो हम उल्टा केस में क्यों लिखे, क्योंकि अगर इसको उलट देते ना तो ये भी उल्टा हो जाता है, हम जान के v/c के ही टर्म में रहने देना चाहते हैं। अच्छा, कभी कभी ऐसे भी क्वेश्चन पूछता है क्या कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का काइनेटिक एनर्जी सेम है तो इलेक्ट्रॉन का वेवलेंथ और प्रोटॉन का वेवलेंथ का जो रेशियो होगा वो प्रोपोर्शनल होगा √e के 1/√e के, इस ढंग से क्वेश्चन करता है। ठीक है, तो आप समझ रहे होंगे कि जहां भी v है उसके जगह पर आप √k ही लिख सकते हैं। ठीक है, तो वही वाला हो गया कि टोटल एनर्जी ऑफ फोटोन बाय टोटल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो v/c हो गया। कोई अगर पूछेगा प्रोपोर्शनल के टर्म में तो इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, v को कितना √ काइनेटिक एनर्जी ऐसे करके आप लिख सकते हैं। ठीक, तो इस चीज को आप समझिएगा, यहाँ भी √ काइनेटिक एनर्जी लिखा जा सकता है, यहाँ भी √ काइनेटिक एनर्जी लिखा जा सकता है। तो कहना हम क्या चाह रहे हैं कि याद रखिएगा v के ही टर्म में, लेकिन कभी प्रोपोर्शनल या इनवर्सली प्रोपोर्शनल के बारे में बात किया एनर्जी के टर्म में तो आप याद रखिएगा कि v को ही √ काइनेटिक एनर्जी लिखा जा सकता है। ठीक है, तो ये सब चीज थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। और एक चीज ये बताना था कि कोई जरूरी नहीं है कि वो इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन बाई फोटोन का ही पूछे, हो सकता है कि वो फोटोन बाई इलेक्ट्रॉन का पूछेगा तो ये उल्टा हो जाएगा। ये सब चीज आप समझ रहे होंगे। मान लिया कि आपसे पूछ दिया कि डी ब्रोगली वेवलेंथ सेम है तो बताइए काइनेटिक एनर्जी का रेशियो फोटोन एंड इलेक्ट्रॉन का। ठीक है, तो फोटोन पहले बोला इलेक्ट्रॉन बाद में बोला, तो ये उल्टा होगा, तो ये उल्टा हो जाएगा। याद रखना इलेक्ट्रॉन बाय फोटोन, इलेक्ट्रॉन बाय फोटोन, और टोटल एनर्जी में खाली फोटोन बाय इलेक्ट्रॉन होता है, ऐसे करके याद कर लीजिएगा। ठीक है, तो हो जाएगा। आई होप आप समझ रहे होंगे। ठीक है, अब ये वाला कैसे आया है तो हम आपको दिखा दे रहे हैं, लेकिन हम फिर भी बोल रहे हैं कि उस ढंग से नहीं करना है, डायरेक्ट याद रख लेना। एक बार फिर से बोल दे रहे हैं क्योंकि अरेंज है इसलिए अच्छा लग रहा है, बोलने में अच्छा लग रहा है। ठीक है, ऐसा इसलिए बोल रहे था कि याद कर लीजिए आप लोग, और याद करना भी आसान है। कैसे, काइनेटिक एनर्जी सेम है तो वेवलेंथ का रेशियो v/2c,
वेवलेंथ सेम है तो काइनेटिक एनर्जी का रेशियो v/2c, और टोटल एनर्जी में रेशियो को उल्टा कर देते हैं और वो v/c के बराबर होता है, बात खत्म है। और एक चीज क्या याद रखना है कि जहां भी v है उसके जगह पर √e लिखा जा सकता है, ठीक है। लेकिन हम बार बार बोल रहे हैं जी, ये नहीं याद करना कि प्रोपोर्शनल टू √e, क्योंकि यहाँ भी है यहाँ भी है, तो √e नहीं याद करना, क्योंकि वो जरूरी नहीं कि ऐसा पूछेगा, उल्टा भी पूछ सकता है। तो उल्टा पूछेगा थोड़ा सा ध्यान देना, ठीक है, कि भी नीचे आ जाएगा, समझ में आ रहा है। हम याद करवाए हैं कैसे, इलेक्ट्रॉन बाई फोटोन, हो सकता है फोटोन बाई इलेक्ट्रॉन पूछ दे, ठीक है। तो ये सब चीज का ध्यान रखिएगा। अभी कैसे आया है हम एक बार तेजी में बता देते हैं, समझ में आया तो ठीक, नहीं आया तो तब भी ठीक, तब तो ज्यादा ठीक, ठीक है। ऐसे समझ में आ ही जाएगा, ठीक है, लेकिन हम उसको जान तो तेजी से बोल करके निकल जाएंगे। देखो क्या दिया, एन इलेक्ट्रॉन एंड ए फोटोन हैव सेम डी ब्रोगली वेवलेंथ, find the ratio of kinetic energy of electron and photon in terms of speed of electron। तो देखो अगर कंपटीशन में बैठे हुए हो तो कैसे करोगे कि वेवलेंथ सेम दे दिया और काइनेटिक एनर्जी का रेशियो पूछा, तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन बाय काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटोन बराबर होगा 2c के। अगर काइनेटिक एनर्जी सेम देता, वेवलेंथ का रेशियो पूछता, तब भी इलेक्ट्रॉन का वेवलेंथ और फोटोन का वेवलेंथ v/2c के बराबर होता। तो याद रहेगा, तुरंत मार के बढ़ जाओगे, ठीक है। अदरवाइज ये हुआ है क्या कि आपको पूछ रहा है काइनेटिक एनर्जी का रेशियो, तो काइनेटिक एनर्जी का रेशियो पूछ रहा है, तो इलेक्ट्रॉन का काइनेटिक एनर्जी किसके बराबर होगा, तो p²/2m। p²/2m इसलिए लिखे क्योंकि p को लैम्डा के टर्म में खोला जा सकता है, डाटा भी दिया हुआ लैम्डा टर्म में, तो काइनेटिक एनर्जी को लिखा गया p²/2m और p को लिख दिया गया h/λ, ठीक है। बोलने लगा कोई दिक्कत होना चाहिए। अब फोटोन का काइनेटिक एनर्जी किसके बराबर होगा, तो h/λ के। अच्छा एक चीज आप जानते ही हैं जी, फोटोन का काइनेटिक एनर्जी और टोटल एनर्जी एक ही होता है, ठीक है, क्योंकि उसमें रेस्ट मास नहीं ना होता है। रेस्ट मास रहेगा तो काइनेटिक एनर्जी प्लस m0c² हो जाएगा टोटल एनर्जी, ठीक है, आप समझ रहे होंगे। तो मैंने ओवरऑल आपको इस चीज को ध्यान रखना है, ऐसे हम बताएं भी पहले भी होंगे कि फोटोन का काइनेटिक एनर्जी बराबर होता है किसके, टोटल एनर्जी के। किसके लिए, फोटोन के लिए। रीजन क्या है, इसका रेस्ट मास 0 होता है। इलेक्ट्रॉन के लिए काइनेटिक एनर्जी हो जाएगा ½mv², और टोटल एनर्जी में क्या हो जाएगा, तो ½mv² काइनेटिक एनर्जी प्लस एक और एनर्जी उसके साथ रह जाएगा m0 × c², रेस्ट मास एनर्जी, ठीक है। अरे उतना दिमाग नहीं लगा, अभी तुम ऐसे जो समझो कि फोटोन के लिए काइनेटिक एनर्जी टोटल एनर्जी बराबर रहेगा और इलेक्ट्रॉन के लिए काइनेटिक एनर्जी टोटल एनर्जी अलग रहेगा, क्योंकि टोटल एनर्जी में एक और आ जाएगा m0 × c² वाला भी एनर्जी आ जाएगा, ठीक है। खैर वो अभी हमारा एम नहीं है, अभी दूसरा चीज बताना। तो काइनेटिक एनर्जी का रेशियो पूछा है, ठीक है, तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन और काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटोन, तो क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी को p²/2m लिखा दिया गया, p को h/λ लिख दिया गया, ठीक है। और काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटोन किसके बराबर होगा, h/λ होगा। तो आज चूंकि दोनों का डी ब्रोगली वेवलेंथ सेम दिया है, इसका अगर लैम्डा से इंडिकेट किए होते, इसका भी तुम क्या करोगे, लैम्डा से इंडिकेट करोगे, समझा रहा होगा। अगर अलग अलग लैम्डा आता तो λ1 λ2 यूज करते हैं, तुम जान रहे हो गया। तो ये वाला हो गया h²/λ², ये वाला, और 2m है जो कि यहाँ लिखा गया, और ये वाला h/λ यहाँ ही है। देखो यहाँ पर से लैम्डा कैंसिल हो जाएगा, h से h कैंसिल हो जाएगा, तो क्या हो गया, यहाँ h बच गया, यहाँ लैम्डा बच गया, तो h/λ कैसे लिख दिया गया, और 2mc यहाँ पर लिख दिया गया। अच्छा h/λ क्या होता है, मोमेंटम होता है, ठीक है, h/λ मोमेंटम होता है। इलेक्ट्रॉन का मोमेंटम को mv भी लिखा जा सकता है, तो मास से मास कैंसिल हो गया, तो v/2c आ गया, इतना हो गया। देखो आ गया, लेकिन मत करो, याद रख लो। या कोई ऐसे भी कर सकता है कि इलेक्ट्रॉन का काइनेटिक एनर्जी और फोटोन का काइनेटिक एनर्जी का रेशियो पूछ रहा है, तो काइनेटिक एनर्जी होता है ना ½mv², तो उसको जान के लिख दिया गया ½ और mv² को mv × v कर दिया गया। ऐसा इसलिए क्योंकि mv लिख देने से मोमेंटम आ गया, और मोमेंटम का वैल्यू h/λ, λ h/p, तो p का वैल्यू h/λ, λ h/p, तो p का वैल्यू h/λ, तो p को लिख दिए h/λ। काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटोन कितना है, h/λ। देखो h/λ से h/λ कैंसिल होगा, माने ये ऐसे कैंसिल हो गया, तो यहाँ से आ गया v/2c, ठीक है। अब देखो हम बताना क्या चाह रहे हैं ना कि कंपटीशन में यही हो जाता है कि इलेक्ट्रॉन का काइनेटिक एनर्जी और फोटोन का काइनेटिक एनर्जी का रेशियो लेना है, तो ½ mv² को ½ mv × v, पता नहीं दिमाग काम कर पाए कि नहीं कर पाए,
इस चीज को तुम समझ रहे हो ना। तो माने हाफ एम बी स्क्वायर लिख दिए या फिर पी स्क्वायर बाई 2m लिख दिए तो क्या होगा कि थोड़ा सा लंबा हो जाएगा। इस पे याद रखो, ठीक है। ये सब क्वेश्चन बार बार आते रहता है, टिक मार करके आगे बढ़ गया तो आप समझ रहे हो। नहीं भी समझ में आया, ऐसा नहीं समझ में आया कोई मैंने नहीं समझ में आए ये तो पॉसिबल ही नहीं है, लेकिन हम इस ढंग से ही जान के बताएंगे कि जल्दी से बोल के बताना, देखो ऐसा ऐसा होगा, इतना आ जाता है, लेकिन ये सब रखो नहीं, सीधे याद कर लो इसको, ठीक है। क्योंकि कंपटीशन में मार करके हम आगे बढ़ जाएगा। उसी ढंग से वही दिया हुआ है क्या कि सेम काइनेटिक एनर्जी है तो आपको क्या बताना है, डी ब्रोगली वेवलेंथ का रेशियो बताना। समझ में आ रहा है कि नहीं। पहले इलेक्ट्रॉन बोला है तब फोटोन बोला था, रेशियो भी इलेक्ट्रॉन का फोटोन का करना है। तो अगर याद रहेगा तो काइनेटिक एनर्जी सेम है तो वेवलेंथ का रेशियो v/2c हो जाएगा, ठीक है। टिक मारोगे आगे बढ़ जाओगे। अब अदरवाइज क्या करोगे, वेवलेंथ का रेशियो पूछा है तो वेवलेंथ किसके बराबर हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन का h/p, p के जगह पर m भी कर दिए। फोटोन का क्या हो जाएगा, तो एनर्जी जो होता है फोटोन का वो hc/λ होता है, एनर्जी hc/λ। तो लैम्डा है जो कि E का वैल्यू जो होता है फोटोन का वो hc/λ होता है। तो ये इधर जाएगा ये इधर आएगा तो लैम्डा का वैल्यू hc/E हो जाएगा। E को यहाँ k से रिप्रेजेंट किया गया। काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटोन लिखो चाहे टोटल एनर्जी ऑफ फोटोन लिखो, बात देखिए क्योंकि दोनों बराबर होता है, अभी बता चुके हैं। तो लैम्डा ऑफ इलेक्ट्रॉन बाय लैम्डा ऑफ फोटोन, तो लैम्डा को h/m भी लिख दिया गया, h/p, p की जगह पर m भी। अब फोटोन वाला का लैम्डा तो hc/एनर्जी लिख दिया गया, आप समझ रहे होंगे, ठीक है। तो क्या होगा कि h से h ऊपर वाला सुपर कट जाएगा तो यहाँ से किसके बराबर आ जाएगा, देख लो यहाँ से करके, तो ये आ जाएगा, ये ऊपर चल जाएगा नीचे चल जाएगा, तो इतना हो गया। समझ में आ रहा होगा। अब ये k क्या है जी, काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटोन है, यही बराबर हो जाएगा काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन से, क्योंकि कह रहा है कि दोनों का काइनेटिक एनर्जी सेम है, दोनों का काइनेटिक एनर्जी सेम है तो k के जगह पर हाफ एम बी स्क्वायर। काइनेटिक एनर्जी तो माने फोटोन का, लेकिन दोनों का सेम है तो यही इलेक्ट्रॉन का भी हो जाएगा, ये हाफ एम बी स्क्वायर हो गया। यहाँ समझ में आ रहा होगा, v से v कट गया, m से m कट गया तो v/2c आ गया, ठीक है। या फिर कैसे कर सकता है कि लैम्डा ऑफ इलेक्ट्रॉन तो h/p, p का वैल्यू √2m k के टर्म में क्यों लिखेगा क्योंकि काइनेटिक एनर्जी सेम है, और लैम्डा ऑफ फोटोन तो hc/k हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से आप देख लीजिए ये वाला टर्म ऐसे लिखाएगा, ये वाला ऐसे, h से h कैंसिल हो गया तो यहाँ पर ये हो गया, ये वाला इधर आएगा तो यहाँ रूट, यहाँ पर क्या है √k है, यहाँ √k है, यहाँ पर k है तो ये वाला होगा तो ऐसे लिखा जाएगा। कुछ नहीं यार देख लो, काइनेटिक एनर्जी जो क्या है इलेक्ट्रॉन का k जो है काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन है तो इसको ऐसे लिख दिया गया, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, ये ऊपर जाएगा, यहाँ से बाहर 2 निकल जाएगा, समझ में आ रहा होगा, ठीक है। ये भी ऊपर चल जाएगा, c है ऐसे हो गया। लेकिन ये सब मत करो, सीधे याद रखो। टोटल एनर्जी वाला और लेंथी होगा क्योंकि टोटल एनर्जी वाला में अगर इलेक्ट्रॉन का काइनेटिक एनर्जी लिखोगे तो वो हाफ एम बी स्क्वायर प्लस m0c² भी ऐड होगा तो वो और लेंथी होगा, तो हम बताए भी नहीं जानबूझ करके, ठीक है। ये सब भी नहीं करो, सीधे क्या है छोटू कि इसको याद रख लेना, काइनेटिक एनर्जी सेम, वेवलेंथ का रेशियो इतना, डी ब्रोगली वेवलेंथ सेम, काइनेटिक एनर्जी का रेशियो इतना, टोटल एनर्जी में उल्टा कर करके तो v/c होता है। यहाँ 2c था, यहाँ v/c, ठीक है। एनर्जी से डायरेक्टली या इनवर्सली पूछेगा तो v के जगह पर रूट काइनेटिक एनर्जी कर देना। फोटोन रहेगा, अगर फोटोन है तब तो काइनेटिक एनर्जी और टोटल एनर्जी एक ही होगा, तो आप समझ रहे हैं, ठीक है। रेशियो देख लेना, इलेक्ट्रॉन और फोटोन का पूछा है कि फोटोन और इलेक्ट्रॉन का पूछा है, इसका ध्यान देना क्योंकि वहां पर गलती होता है बच्चा से, ठीक है। चलो अब क्या है कि थोड़ा सा कुछ और जान लेना है, निकल जाना है। एक चीज समझिएगा, ये एनसीईआरटी में दिए हुए हैं तो इसको एज ए पॉइंट याद रखिएगा क्योंकि अभी तक ना आईटी एडवांस में पूछा है, ना नीट में पूछा है, ना जेईई मेन में पूछा है, लेकिन पूछेगा जरूर, ठीक है। तो इस चीज को आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। एनसीईआरटी में इसको थोड़ा सा लिखा है, उलझा कर करके लिखा है, माने बोर्न हाइपोथेसिस ये सब कुछ, सॉरी मतलब बोर्न वाला क्या है, बोर्न हाइपोथेसिस नहीं, ठीक है। बोर्न का एक लॉ दिया हुआ है तो क्या है कि वो सब यूज कर करके बताया है, लेकिन उतना करेंगे तो आप और इरिटेट हो जाइएगा क्योंकि अभी तक क्वेश्चन नहीं पूछा है तो क्या होगा कि इसको एज ए पॉइंट ही पूछेगा, तो इस चीज को समझ लीजिएगा, ठीक है। एज ए पॉइंट आप याद रख लीजिएगा, नहीं भी पता चले एज ए पॉइंट याद रख लीजिए। एक चीज आप समझिएगा जी कि ये वेव का प्रॉपर्टी है क्या कि कोई भी वेवलेंथ जो है ना वो अगर फाइनाइट डिस्टेंस में, कोई भी वेवलेंथ, कोई भी वेव
अगर फाइनाइट डिस्टेंस में है तो उसका वेवलेंथ जो होगा वो एक नहीं हो सकता, वो फिक्स्ड नहीं हो सकता, वेवलेंथ में कुछ ना कुछ वेरिएशन होगा। जैसे कि अगर कोई वेव जो है वो 5 मीटर के अंदर में ही है तो उसका वेवलेंथ फिक्स्ड नहीं हो सकता है, हम ये बताना चाह रहे हैं। ठीक है, माने उसका वेवलेंथ जो भी तुम कैलकुलेट करोगे ना उससे कुछ ज्यादा भी रहेगा, कुछ कम भी रहेगा, माने वहां पर ढेर सारा वेवलेंथ रहेगा ओवरऑल, ये कहानी है। ठीक है, इसको याद रख लेना। तो याद कैसे रखेंगे, इसे समझना, देखो बड़ा अच्छा से हो जाएगा। जो फिक्स्ड लोकेशन में है या फिक्स्ड लेंथ में है उसका वेवलेंथ फिक्स्ड नहीं होता है। ठीक है, वेवलेंथ वेरिएबल होता है, कहीं ज्यादा कहीं कम, इस टाइप से। और जो इनफाइनाइट लेंथ में वेव है उसका वेवलेंथ फिक्स होता है। इसको ये दो पॉइंट मान करके तुम याद कर लो। मैंने हम क्या बताना चाह रहे हैं कि अगर इस वेव को देखो या वेव पल्स को देखो तो ये क्या है कि फाइनाइट डिस्टेंस में ही समेटा हुआ है। इसका मतलब क्या है कि इसका वेवलेंथ फिक्स्ड नहीं होगा, इसमें 4 5 6 10 12 15 वेव लेंथ होगा। ठीक है, इस चीज को समझना। यही लिखा है कि वेव एक्सटेंडिंग ओवर सम फाइनाइट रीजन ऑफ स्पेस कांट हैव फिक्स्ड वेवलेंथ। इसको एकदम ध्यान रखिएगा। जैसे कि इसको कैसे आपको पूछ सकता है कि वेव पल्स का वेवलेंथ फिक्स्ड होता है या नहीं होता है, आंसर होगा नो। क्योंकि वेव पल्स का मतलब हो गया क्या कि आप स्ट्रिंग को ऐसे किए जनरेट हो गया वेव, स्ट्रिंग को एक बार ऐसे किया जनरेट हुआ, ऐसे 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 से कंटिन्यू कर रहे हैं तो फिर क्या होता है कि वेव चेन जनरेट होता है। तो हम ये बताना चाह रहे हैं कि आप ऐसे किए तो एक वेव जनरेट हो गया या वेव पल्स जनरेट हो गया। तो वेव पल्स एक फाइनाइट रीजन में होता है, तो आपको समझ जाना है कि उसका वेवलेंथ जो होगा एकदम एग्जैक्ट इतना ही होगा, ऐसा नहीं बोल सकते। इतना होगा, इससे कुछ ज्यादा भी वहां पर वेवलेंथ होगा, इससे कुछ कम भी वेवलेंथ होगा। तो वही लिखा गया है कि कोई भी वेव जो है वो अगर फाइनाइट रीजन में है, मतलब किसी फिक्स्ड लेंथ में 5 मीटर 10 मीटर 15 मीटर 20 मीटर जो भी है फिक्स्ड लेंथ में है तो उसका फिक्स्ड वेवलेंथ नहीं होगा। ठीक है, और कोई भी वेव जो है वो उसका वेवलेंथ क्या होगा, फिक्स्ड होगा अगर वो क्या है इनफाइनाइट स्पेस में। देखो कितना अच्छा ढंग से याद कर सकते हो। जो इनफाइनाइट स्पेस में फैला हुआ है उसका वेवलेंथ फिक्स्ड है, और जो फाइनाइट स्पेस में फैला हुआ है उसका वेवलेंथ अनफिक्स्ड है। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो ये चीज ध्यान रखिएगा। अब यहाँ एक चीज समझना ये क्यों बताया गया। एक तो तुमको याद रहना चाहिए, वेव में भी क्वेश्चन पूछ सकता है। ठीक है, क्या कि कोई भी वेव जो एक फाइनाइट लेंथ के अंदर समटा हुआ है तो उसका वेवलेंथ फिक्स्ड नहीं होगा। नहीं बोल सकते हो कि 2 ही मीटर होगा, उसमें 2 मीटर वाला है, 2 मीटर से थोड़ा सा कम वाला भी वेवलेंथ होगा, 2 मीटर से थोड़ा सा ज्यादा वाला भी होगा। तुम देख नहीं रहे हो कि इसका क्या होगा कि यहाँ पर वेवलेंथ इतना है और यहाँ पर देखोगे तो क्या होगा कि थोड़ा सा ज्यादा हो जाएगा। समझ में आ रहा है? दूसरी जगह पर देखो और थोड़ा सा ज्यादा हो जाएगा, तो मैंने बदल रहा, यहाँ पर कुछ अलग है, यहाँ कुछ अलग हो जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं? यहाँ पर देखोगे तो कुछ अलग हो जाएगा। तो मैंने यही है कि फिक्स्ड स्पेस में अगर वेव है तो इसका वेवलेंथ फिक्स्ड नहीं रहेगा, वो ज्यादा कम होगा। ठीक है, मैंने कहीं ज्यादा कहीं कम, कहीं ज्यादा कहीं कम होगा। और जिसका वेवलेंथ फिक्स्ड है कि इसका वेवलेंथ इतना है, यहाँ इतना है, यहाँ पर मैंने सब जगह पर वेवलेंथ फिक्स्ड है, तो एक चीज आपको समझ जाना है कि ये इनफाइनाइट स्पेस में फैला होगा या वाइस वर्सा। इनफाइनाइट स्पेस में फैला हुआ है तो वेवलेंथ फिक्स्ड होगा। ठीक है, फाइनाइट स्पेस में फैला हुआ है तो वेवलेंथ अनफिक्स्ड होगा। समझ में आ रहा है? तो इस चीज को समझिएगा। अब एक चीज समझना छोटो, हम क्या बोलना चाह रहे हैं इस चीज को एकदम ध्यान देना। मैटर वेव जो है, तो देखो ये है मैटर, तो इसका जो वेव है वो इसी के साथ ना एसोसिएटेड होगा जी। तो हर हालत में इसका वेवलेंथ इसका जो वेव है वो क्या होगा कि इसी के आसपास सिमटा हुआ होगा। मतलब कहने का सेंस क्या है, एक बार फिर से ये वाला मैटर है तो इसका जो वेव है वो इसी के साथ एसोसिएटेड रहेगा, मतलब फाइनाइट रीजन में ही एसोसिएटेड रहेगा। इसका मतलब क्या हो गया कि इसका वेवलेंथ फिक्स्ड नहीं होगा। ठीक है, तो यही बोला गया क्या कि किसी भी बॉडी, कोई भी बॉडी जो कि क्या कर रहा है, मूव कर रहा है, तो इसका वेव जो होगा वो इसी के साथ एसोसिएटेड होगा, मतलब फाइनाइट रीजन में ही होगा। और जब
फाइनाइट रीजन में है वेव, इसका मतलब क्या हो गया कि इसका वेवलेंथ फिक्स नहीं होगा, इसमें वेरिएशन होगा। मतलब ओवरऑल कंक्लूजन क्या निकला कि किसी भी मैटर वेव का वेवलेंथ फिक्स्ड नहीं हो सकता है। लैम्डा इक्वल टू एच बाई पी से जो निकालिएगा उससे थोड़ा सा ज्यादा भी होगा, थोड़ा सा कम भी होगा, इस चीज को आप समझिएगा, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा। अब एक चीज समझिएगा, कभी भी किसी का वेवलेंथ फिक्स्ड नहीं है, कुछ ज्यादा है कुछ कम है, इस ढंग से अगर रहेगा इसका मतलब ढेर सारा वेव का वो सुपरपोजिशन है। ये वेव में पढ़ना है कि F1 फ्रीक्वेंसी का, F2 फ्रीक्वेंसी का, F3 फ्रीक्वेंसी का, F4 फ्रीक्वेंसी का सब मिल के जब सुपर इम्पोज होता है तो जो बीट वाला फॉर्मेशन होता है बताया गया था ना, तो उसमें क्या होता है कि उसका फिक्स्ड वेवलेंथ नहीं होता है, ये आपको बता दिया गया। तो इस चीज को आप समझिएगा। फिर हम टू द पॉइंट बोल दे रहे हैं कि क्या है, तो इस चीज को समझिएगा कि मैटर वेव में कोई एक वेवलेंथ नहीं होता है, कुछ ज्यादा भी होगा उससे, जैसे लैम्डा इक्वल टू एच बाई पी निकालोगे तो कुछ उससे ज्यादा भी होगा, कुछ उससे कम भी होगा, कुछ उसके बराबर भी होगा। और जब भी कुछ ज्यादा कुछ कम और कुछ बराबर का बात होता है, इसका मतलब ऐसा माना जा सकता है कि वो ढेर सारा वेव का क्या है, सुपर पोजिशन है। टू द पॉइंट हम बोल रहे हैं। मैटर वेव मैटर के ही साथ अटैच्ड होता है, मतलब फिक्स्ड लेंथ में होता है, इसका मतलब उसका वेवलेंथ फिक्स्ड है। जो फिक्स्ड लेंथ में है उसका वेवलेंथ फिक्स्ड नहीं है। लैम्डा इक्वल टू एच बाई पी भी होगा, उससे कुछ ज्यादा भी होगा, उससे कुछ कम भी होगा, ठीक है। और जहां भी 2-4 वेवलेंथ 10 वेवलेंथ का बात होता है, इसका मतलब क्या है कि उसको माना जा सकता है कि 8-10 वेव का सुपरपोजिशन है। इसको टू द पॉइंट याद कर लो, बात खत्म है। अभी तक किसी एग्जाम में ना पूछा है ना चर्चा किया, लेकिन चूंकि वो एनसीईआरटी में दिए हुए हैं इसलिए थ्योरेटिकल के लिए हम डिस्कस किए। तो ओवरऑल क्या है कि मैटर वेव जो एग्जिस्ट करता है वो फाइनाइट डिस्टेंस में होता है, तो हम लोग मान सकते हैं कि उसका वेवलेंथ फिक्स्ड नहीं है। तो लैम्डा का वैल्यू जो आप कैलकुलेट करते हैं कितना, h बाई पी, तो रियलिटी में क्या है कि केवल इतना ही नहीं होता होगा, इससे कुछ ज्यादा भी होता होगा, कुछ कम भी होता होगा, समझ ना। अगर पूछेगा डी ब्रोगली वेवलेंथ कितना है तो निकालना है बताना उतना ही है, h बाई पी, ठीक है, या h बाई एम भी है, जैसे हम लोग कैलकुलेट किए। लेकिन थ्योरेटिकल क्वेश्चन पूछे कि क्या किसी पार्टिकल का वेवलेंथ h बाई पी के एग्जैक्ट बराबर होता है या उससे ज्यादा उससे कम भी हो सकता है, तो ये समझना कि उतना ही नहीं होगा, उससे कुछ ज्यादा कुछ कम भी हो सकता है, माने एक रीजन में वो वेरी करेगा, ठीक है। आप समझ रहे हो मैं क्या बोल रहे हैं। तो ये थ्योरेटिकल अच्छा है, इतना पढ़ा देने के बाद दिमाग में ये नहीं चलने लगे कि डी ब्रोगली वेवलेंथ पूछा है तो लैम्डा इक्वल टू h बाई पी तो निकल जाएगा, लेकिन थोड़ा सा ज्यादा थोड़ा सा कम होता है, ये कैसे निकलेगा, ये सब दिमाग में नहीं चलना चाहिए। थ्योरेटिकल क्वेश्चन के लिए बताया गया है कि उसका वेवलेंथ माने मैटर वेव का वेवलेंथ फिक्स नहीं होता है, जो आप कैलकुलेट करते हो उससे कुछ ज्यादा भी हो सकता है, कुछ कम भी हो सकता है, या मैटर वेव को 8-10 वेव का 20 वेव का सुपरपोजिशन भी माना जा सकता है, ठीक है। तो यही वाला लिखे, तो थ्योरेटिकल ओवरऑल यही हो गया। जो फाइनाइट लेंथ में वेव होगा उसका वेवलेंथ फिक्स्ड नहीं होगा, मतलब ज्यादा कम भी होगा, कहीं ज्यादा कहीं कम। जो इनफाइनाइट में फैला हुआ है उसका वेवलेंथ फिक्स्ड होगा, ठीक है। क्योंकि मैटर वेव जो होता है वो मैटर का मतलब क्या हुआ कि किसी पार्टिकल है या मैटर है तो किसी ना किसी रीजन में वो है, तो फाइनाइट रीजन में है मैटर तो उसका वेव भी फाइनाइट में ही होगा, इसका मतलब उसका वेवलेंथ फिक्स नहीं होगा, उसमें कुछ ना कुछ वेरिएशन रहेगा। थ्योरेटिकली इतना आप जान लीजिए, बाकी से दिमाग नहीं लगाना है, ठीक है। चलो अब बस खत्म होने वाला है डी ब्रोगली वेवलेंथ, जितना बता दिए इससे बाहर तो सवाल क्वेश्चन, इससे बाहर तो क्वेश्चन पूछने का सवाल ही नहीं है, ठीक है। बस जो बोले हैं उसको खाली ध्यान रखिएगा। 2-3 चीज याद रखना है, हम लोग डी ब्रोगली वेवलेंथ पढ़ते हैं लैम्डा इक्वल टू h बाई पी, ठीक है, जिसको मैटर वेव भी हम लोग बोलते हैं। तो इस चीज को समझिएगा, लैम्डा इक्वल टू h बाई पी इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस है। फिजिकल सिग्निफिकेंस का मतलब क्या है कि यस ये रियलिटी में एग्जिस्ट करता है, समझना। डी ब्रोगली जब तक दिए थे तब तक ये हाइपोथेसिस था, ये रियलिटी में एग्जिस्ट करता है नहीं करता है ये पता नहीं था, लेकिन बाद में जब डेविंसन जर्मर एक्सपेरिमेंट होता है तो वो एक्सपेरिमेंटली प्रूव कर देता है कि डी ब्रोगली का हाइपोथेसिस नहीं वो रियलिटी है। इस बात को आप समझिएगा, ठीक है। तो जब तक डी ब्रोगली थे, ठीक है,
तब तक क्या था कि वो हाइपोथेसिस था, लेकिन डी ब्रोगली के बाद कौन किए, मतलब डेविसन जर्मर एक्सपेरिमेंट जब हुआ तो वो प्रूफ हो गया कि डी ब्रोगली वाला हाइपोथेसिस ने रियलिटी में क्या है, वो रियलिटी है, ऐसे तुम समझो, ठीक है। तो बस यही बताना चाह रहे हैं कि शुरू में ऐसा माना गया कि पार्टिकल का वेव नेचर होना चाहिए, लेकिन डेविसन जर्मर आए तो बोले होना नहीं चाहिए, होता ही है। इस बात को समझिएगा, जो होता ही है इसका मतलब उसका रियल एग्जिस्टेंस है, इसका मतलब क्या है, वो फिजिकली सही है, फिजिकली जो है वो क्या है, उसका सिग्निफिकेंस है, फिजिकल सिग्निफिकेंस है उसका। जैसे कि एक चीज समझना, इलेक्ट्रोस्टैटिक में जब तुम पढ़ते हो तो लाइन ऑफ फोर्स एक वर्चुअल कंसेप्ट है, वो बस केवल क्या है कि किसी चीज को रिप्रेजेंट करने के लिए बनाया गया। रियलिटी में चार्ज से लाइन ऑफ फोर्स निकलता है ऐसा नहीं होता, वो एक वर्चुअल कंसेप्ट है, एक इमेजिनरी कंसेप्ट है। वो लाया गया था किस लिए कि मतलब किसी जगह पर अगर आपको रिप्रेजेंट करना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड है तो आप लाइन ऑफ फोर्स के हेल्प से कर सकते हैं। तो वही हम बताना चाह रहे हैं कि लाइन ऑफ फोर्स इमेजिनरी कंसेप्ट है, उसका फिजिकल सिग्निफिकेंस नहीं है, समझ में आ रहा है। लेकिन डी ब्रोगली वेवलेंथ से जो लैम्ब्डा कैलकुलेट होता है उसका फिजिकल सिग्निफिकेंस वो रियलिटी में एग्जिस्ट करता है, वो अब इमेजिनरी नहीं रह गया। शुरू में था, शुरू में हाइपोथेसिस था, लेकिन एक्सपेरिमेंट के बाद क्या प्रूफ हो गया कि वो रियल में है। तो इस चीज को समझिएगा। मैंने पूछ दे सकता है कि डी ब्रोगली वेवलेंथ का, और उसके बाद नीचे में देगा कि इमेजिनरी है, कंसेप्ट है, फिजिकल सिग्निफिकेंस है, समझ आ रहा है कि नहीं, कभी इमेजिनरी कभी फिजिकल सिग्निफिकेंस है, मैंने इस ढंग से बात कर सकता है। तो ये ध्यान दीजिएगा कि फिजिकल सिग्निफिकेंस मैंने रियलिटी में वेवलेंथ होता है, अब ये हाइपोथेसिस नहीं हो गया, अब ये रियलिटी हो गया, ठीक है। चलो, तो ऐसे करके तुम याद रखना कि डी ब्रोगली वेवलेंथ का फिजिकल सिग्निफिकेंस है, ठीक है, और डी ब्रोगली का जो कंसेप्ट था कि पार्टिकल के साथ क्या होता है, उसका वेव एसोसिएटेड होता है। तो वेव का दो वेलोसिटी होता है, ये हम आपको वेव में भी पढ़ाए हैं, एक बार खाली बता दे रहे हैं। वेव का दो वेलोसिटी होगा जी, एक तो होता है उसका फेज वेलोसिटी कि क्रेस्ट वगैरह है जो कि किस स्पीड से चलता है, ये वाला किस स्पीड से चल रहा है, एक ये वाला वेलोसिटी होता है, और एक होता है कि पूरा ग्रुप किस स्पीड से चल रहा है, पूरा पार्ट की पूरा पैकेट किस स्पीड से चल रहा है, ठीक है। तो उसको हम लोग क्या बोलते थे, ग्रुप वेलोसिटी बोलते थे। तो आपको देखो यहाँ दिमाग नहीं लगाना है ज्यादा, ठीक है। अभी तक कोई भी एग्जाम क्वेश्चन नहीं पूछा है, तो हम बता क्यों रहे हैं, इसलिए क्योंकि इसको एनसीईआरटी में डिस्कस किए हुए हैं, तो वो थ्योरेटिकल क्वेश्चन पूछ सकता है, ठीक है। तो तुम कोई उठा लो, एडवांस का, जेईई मेन का, नीट का क्वेश्चन नहीं पूछा, लेकिन एनसीईआरटी में दिए हुए हैं थ्योरेटिकल में, तो तुमको हम बहुत ज्यादा नहीं समझाएंगे, बस ओवरऑल क्या है कि तुम याद कर लेना, समझा तो दिए ही है इसके बारे में, लेकिन उतना करना भी नहीं, आपको सीधे याद रखना। तो अब आपको वेव में ही बताया था जी कि क्रेस्ट वगैरह है, क्रेस्ट और ट्रफ जो मूव करेगा उसको फेज वेलोसिटी बोलते हैं, और पूरा ओवरऑल जो मूव करता है उसको ग्रुप वेलोसिटी बोलते हैं। ग्रुप वेलोसिटी डी ओमेगा बाई डी के होता है, कहीं लिखा हुआ होगा, हाँ, डी ओमेगा बाई डी के होता है, ये याद रखना था आपको, ठीक है। तो आप याद भी रखिएगा, अरे टू द पॉइंट याद रखना। डी ब्रोगली हाइपोथेसिस से जो वेवलेंथ आता है वो रियलिटी में अब हाइपोथेसिस नहीं रह गया है, उसका क्या हुआ, डेविसन जर्मन एक्सपेरिमेंट के बाद प्रूफ हो गया कि हाँ ये होता ही है। मतलब डी ब्रोगली वेवलेंथ का फिजिकल सिग्निफिकेंस है, वो रियलिटी में एग्जिस्ट करता है, वो एक वर्चुअल कंसेप्ट नहीं है, वो रियलिटी में एग्जिस्ट करता है। यहाँ पर हम एक चीज क्या बताना चाह रहे हैं, इसको समझना, ग्रुप वेलोसिटी का भी फिजिकल सिग्निफिकेंस है, माने ग्रुप वेलोसिटी भी रियलिटी में एग्जिस्ट करता है। और ये पॉइंट हमको लग रहा है कि पूछना चाहिए कि ग्रुप वेलोसिटी जो होगा ना मैटर वेव का, वो बराबर होगा पार्टिकल के ही वेलोसिटी के, ठीक है। ग्रुप देखिए पार्टिकल मूव कर रहा है तो इसके साथ इसका वेव एसोसिएटेड है, पार्टिकल मूव कर रहा है तो इसके साथ इसका कौन एसोसिएटेड है, वेव एसोसिएटेड है। तो उस वेव का ग्रुप वेलोसिटी जो होगा ना वो पार्टिकल के वेलोसिटी के बराबर होगा, समझ आ रहा है कि नहीं। इसको हम प्रूव भी कर दे सकते हैं, कुछ होता नहीं, मतलब ग्रुप वेलोसिटी जो होता है ना वो vp और उसके बाद प्लस माइनस
के टर्म में होता है, एक लैम्डा के टर्म में होता है, एक के टर्म में होता है। जो आपको पढ़ना नहीं, यही सब नहीं पूछा है तो वो क्या पढ़ना है। फिर ये भी प्रूव कर दिया जाता है कि किसी भी आइसोट्रोपिक प्रोसेस के लिए Vg का वैल्यू Vp के बराबर होता है, ठीक है। तो वो सब ध्यान नहीं दो, सीधे क्या है कि ये याद रखो तुम कि डी ब्रोगली वेवलेंथ का फिजिकल सिग्निफिकेंस है, वेवलेंथ का फिजिकल सिग्निफिकेंस है, और ग्रुप वेलोसिटी का भी फिजिकल सिग्निफिकेंस है। और ये इंपॉर्टेंट है कि ग्रुप वेलोसिटी जो होगा मैटर वेव का, वो पार्टिकल के ही वेलोसिटी के बराबर है। नहीं समझ में आए सीधे रख जाओ, आ जाएगा, ठीक है। और एक और होता है क्या, फेज वेलोसिटी। तो ये खाली ध्यान रखिएगा कि डी ब्रोगली वेवलेंथ का फेज वेलोसिटी का फिजिकल सिग्निफिकेंस है। उसका रीजन क्या होता है ना कि फेज वेलोसिटी निकालता है ना, तो क्या होता है कि स्पीड ऑफ लाइट से ही ज्यादा आ जाता है। स्पीड ऑफ लाइट से ज्यादा किसी का नहीं हो सकता है वेलोसिटी, इस कारण से इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस नहीं होता है। नहीं दिमाग काम किया, बहुत अच्छा बात। ओवरऑल 3 चीज, डी ब्रोगली वेवलेंथ रियलिटी में एग्जिस्ट करता है, इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस है। डी ब्रोगली वेव में जो ग्रुप वेलोसिटी होता है वो भी रियलिटी में होता है, उसका फिजिकल सिग्निफिकेंस है। और ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ग्रुप वेलोसिटी जो है वो पार्टिकल के वेलोसिटी के बराबर होता है, और फेज वेलोसिटी का फिजिकल सिग्निफिकेंस नहीं है, ठीक है। क्यों नहीं है तो हम बता दिए कि स्पीड ऑफ लाइट से ज्यादा हो जाता है, जो पॉसिबल नहीं है, लेकिन उतना पूछेगा नहीं, ठीक है। तो खाली इतना याद रखना और दिमाग नहीं लगाना, 3 को पॉइंट केवल क्या कर लेना, तो याद कर लेना। बाकी ये तो वेव में ही पढ़ाया जाता है, तो हम केवल ऐसे ही लिख दिए कि एक बार देख लो, ठीक है। तो यही कहानी है। तो डी ब्रोगली हाइपोथेसिस से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स और देखते हैं हम लोग, ठीक है। दिया हुआ है वेव नेचर ऑफ ए बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड आयोडीन मॉलिक्यूल वेयर एक्सपेरिमेंटली डेमोन्स्ट्रेटेड इन YDAC, मतलब यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में इलेक्ट्रॉन का और आयोडीन मॉलिक्यूल का क्या हुआ, वेव नेचर जो कि क्या हो गया, डेमोन्स्ट्रेट हो गया। तो इसको तुम थोड़ा सा समझना। डी ब्रोगली हाइपोथेसिस जो था वो तो थ्योरेटिकल कांसेप्ट था, ठीक है। तो बाद में डेविसन जर्मन एक्सपेरिमेंट जो हुआ वो इलेक्ट्रॉन के वेव नेचर को प्रूव किया, मतलब पार्टिकल के वेव नेचर को प्रूव किया, ठीक है। तो ये हो गया क्या कि डी ब्रोगली हाइपोथेसिस क्या है, सही है। फिर भी लोगों के मन में थोड़ा सा ये डाउट था कि चलो ठीक है, डेविसन जर्मन एक्सपेरिमेंट में इलेक्ट्रॉन का क्या है, वेव नेचर प्रूव हो गया, लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है कि केवल इलेक्ट्रॉन ही वेव नेचर शो करता होगा, दूसरा पार्टिकल नहीं शो करता होगा, ठीक है। तो हम लोगों को क्या चाहिए था कि कुछ ऐसा एक्सपेरिमेंट चाहिए था जिसमें कि क्या है कि इलेक्ट्रॉन बहुत हल्का पार्टिकल है, तो वो तो वेव नेचर शो कर दिया डेविसन जर्मन एक्सपेरिमेंट में भी। लेकिन कुछ ऐसा एक्सपेरिमेंट हो जिसमें कि क्या है कि कुछ हैवी मॉलिक्यूल भी अगर वेव नेचर शो करेगा तब वो जनरलाइज फॉर्मेट हो जाएगा कि सब वेव नेचर शो करता है, ठीक है। तो बाद में क्या हुआ कि जब टेक्नोलॉजी है जो कि क्या हुआ, ग्रोथ किया, तो डेविसन जर्मन एक्सपेरिमेंट के बहुत बाद क्या हुआ कि जब टेक्नोलॉजी थोड़ा सा ग्रोथ किया, टेक्नोलॉजी थोड़ा सा एडवांस हुआ, तो आयोडीन मॉलिक्यूल जो कि इलेक्ट्रॉन के रिस्पेक्ट में मिलियंस टाइम्स ज्यादा था, वो भी जो है ना क्या करता है कि YDAC में इंटरफेरेंस शो करता है। इसका मतलब क्या हो गया कि आयोडीन मॉलिक्यूल भी क्या शो किया, वेव नेचर शो किया। तो हल्का पार्टिकल जो था, बहुत सबसे हल्का पार्टिकल कौन है, इलेक्ट्रॉन्स, ये तो वेव नेचर डेविसन जर्मन एक्सपेरिमेंट में भी शो कर दिया था। लेकिन भारी मॉलिक्यूल जो है वो वाला जब तक वेव नेचर शो नहीं करता तो हम लोग जनरलाइज फॉर्मेट नहीं बना कर सकते थे, ठीक है। तो बाद में पता चला कि आयोडीन मॉलिक्यूल जो इलेक्ट्रॉन के रिस्पेक्ट में मिलियंस टाइम्स ज्यादा है, वो भी क्या किया, वेव नेचर शो किया। अभी रिसेंटली हम बता रहे हैं कि 1 ईयर पहले, ठीक है, 2000 एटम को, जो कि आयोडीन से भी भारी हो गया, 2000 एटम को एक साथ 2 जगह पर शो किया गया। इसका मतलब क्या हुआ कि एक ही टाइम में 2000 मॉलिक्यूल 2-2 जगह पर था, और एक टाइम में 2 जगह कोई रहे, इसका मतलब क्या है कि वो वेव नेचर शो कर रहा है। पार्टिकल तो हमेशा एक टाइम में एक ही जगह रह सकता है, ठीक है। तो अब ये क्या हो गया कि पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुका है कि सभी पार्टिकल का, ठीक है, वेव नेचर होता है, हल्का पार्टिकल का भी होता है और
भारी पार्टिकल का भी होता है, ठीक है। तो इसका कोई यूज नहीं है, बस चूंकि एनसीईआरटी में लिखे हुए था इसलिए हम आपको बताएं कि इलेक्ट्रॉन बहुत हल्का है, तो कोई जरूरी नहीं कि केवल हल्का ही पार्टिकल वेव नेचर शो करेगा। अब तो इससे मिलियंस टाइम्स ज्यादा वो सब भी वेव नेचर क्या करने लगा है, शो करने लगा है, ठीक है। तो आप खाली ध्यान रखिएगा कि आपसे पूछ देगा क्या कि क्या केवल इलेक्ट्रॉन ही वेव नेचर अभी तक शो किया है एक्सपेरिमेंटली, तो नहीं, बहुत सारा मॉलिक्यूल शो कर दिया। इवन देन आयोडीन जो इससे मिलियंस टाइम्स ज्यादा, वो भी क्या कर दिया, वेव नेचर एक्सपेरिमेंटली शो कर दिया, ठीक है। बस केवल जानने के लिए है और कुछ है नहीं। चलो एक एग्जांपल तो दिया गया है कि सपोज दैट इलेक्ट्रॉन बीम को तुम इधर मारते हो और ये क्या है कि बाई डीएससी का क्या है, सेटअप तैयार है। तो इसमें तुमको क्या पूछ सकता है कि जब इलेक्ट्रॉन बीम का स्पीड आप बढ़ाइएगा, इलेक्ट्रॉन बीम का स्पीड क्या करिएगा, बढ़ाइएगा, तो बताइए कि यहाँ पर फ्रिंज विड्थ क्या होगा, बढ़ेगा घटेगा, इस जगह क्वेश्चन कुछ भी पूछ सकता है। तो चूंकि बाई डीएससी में आप इलेक्ट्रॉन बीम मारे हैं, तो क्या है कि इलेक्ट्रॉन का वेव नेचर शो होगा और वो क्या करेगा, यहाँ पर इंटरफेरेंस करेगा, जो कि एक्सपेरिमेंटली कर भी चुका है। तो अगर जो क्वेश्चन पूछ दिया कि बाई डीएससी में इलेक्ट्रॉन बीम आप मारिएगा तो फ्रिंज विड्थ का क्या होगा, जब स्पीड बढ़ेगा या जब स्पीड घटेगा, कुछ पूछ सकता है। तो ये कॉमन सेंस की बात है छोटू, कि जब आप स्पीड इलेक्ट्रॉन का बढ़ाइएगा, इसका मतलब मोमेंटम उसका बढ़ जाएगा, और जब मोमेंटम बढ़ जाएगा तो मोमेंटम बढ़ेगा तो डी ब्रोगली वेवलेंथ क्या हो जाएगा, घट जाएगा, ठीक है। अरे इलेक्ट्रॉन बीम का तुम स्पीड बढ़ाओगे तो इसका मोमेंटम बढ़ जाएगा, और लैम्डा वैल्यू h/p होता है, तो मोमेंटम जब बढ़ेगा तो वेवलेंथ घटेगा कि नहीं। तो ओवरऑल कंक्लूजन क्या निकला कि जब आप स्पीड बढ़ाते हैं तो वेवलेंथ क्या होता है, घटता है। याद नहीं करना है, बस खाली एक बार देख लेना है। अच्छा, फ्रिंज विड्थ का फॉर्मूला कितना होता है जी, तो फ्रिंज विड्थ का फॉर्मूला यही वाला होता है, d लैम्डा बाई d, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन के स्पीड को आप बदलिएगा तो ये वाला और ये वाला तो चेंज नहीं होगा। जब इलेक्ट्रॉन के स्पीड को बदलिएगा तो ये वाला और ये वाला तो चेंज नहीं होगा, ठीक है। तो इस यहाँ पर क्या देखें कि स्पीड बढ़ने से मोमेंटम बढ़ता है, वेवलेंथ घटता है। तो स्पीड जब बढ़ेगा तो वेवलेंथ क्या हो गया, घट गया, और वेवलेंथ अगर घट जाएगा तो हर हालत में क्या होगा कि फ्रिंज विड्थ क्या हो जाएगा, घट जाएगा, ठीक है। तो ऐसे करके देख लीजिएगा, ये हम आपको समझाने के लिए किए, अदरवाइज कोई ऐसे भी डायरेक्ट भी लिख सकता है कि बीटा का वैल्यू किसके बराबर हो जाएगा, तो डी लैम्डा बाई डी, और चूंकि है जो कि बात कर रहा है इलेक्ट्रॉन के स्पीड का, तो हर हालत में हमको क्या है कि फॉर्मूला को कहाँ तक खींच कर ले जाना है, तो इलेक्ट्रॉन के स्पीड तक। तो इसको लिख देंगे d बाई डी, और लैम्डा को हम लोग क्या लिख देंगे, h बाई पी, और p का वैल्यू क्या हो जाएगा mv। तो यहाँ से डायरेक्टली हम लोग देख सकते हैं, ऐसा नहीं कि इतना स्टेप में करना है, वो तो आपको समझाने के लिए किया गया। आपको फ्रिंज विड्थ का बात किया, फॉर्मूला लिख दिए, और चूंकि इलेक्ट्रॉन के स्पीड के बारे में बात कर रहा है तो लैम्डा को h बाई पी, p को mv के टर्म में खोल दिए। खुद ही बता रहा है कि जब आप स्पीड बढ़ाइएगा तो क्या होगा, ये वाला नहीं बदलेगा, ये भी नहीं बदलेगा, ये भी नहीं बदलेगा, ठीक है, मास वाला भी टर्म नहीं बदलेगा, ठीक है। तो क्या होगा कि v जब बढ़ेगा तो फ्रिंज विड्थ क्या होगा, घटेगा। तो यहाँ पर देखा गया कि फ्रिंज विड्थ घटता भी है, ठीक है। मास को क्यों बदलता हुआ नहीं माना गया है, क्योंकि मास कब बदलता हुआ माना जाता है, न्यूमेरिकली, जब स्पीड ऑफ लाइट की तरफ है जो कि जाने लगता है किसी पार्टिकल का स्पीड, उसका 10% 20%, तो उतना बहुत रेयर केस में होता है, ठीक है। तो मास भी क्या है, कांस्टेंट ही है एक तरह से। तो आप समझ रहे होंगे कि फ्रिंज विड्थ क्या हो गया, घट गया, जब आप इसका स्पीड क्या होता करेंगे, बढ़ाइएगा। तो समझ आ रहा है कि नहीं, आप समझ रहे होंगे। चलिए, अब ये दिया हुआ है कि वेरी फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन्स, तो क्या होगा, वेरी फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन दिया, इसका मतलब मोमेंटम क्या है, बहुत ज्यादा है। अब मोमेंटम ज्यादा है तो लैम्डा कम होगा, क्योंकि लैम्डा वैल्यू h बाई पी होता है, ठीक है। तो बोल रहा है रिजोल्यूशन पावर जो है, अच्छा रिजोल्यूशन पावर के बारे में बात कर रहा है। तो समझिएगा दीजिए कि क्वेश्चन दे सकता है कि अगर आप इलेक्ट्रॉन का स्पीड जो है वो क्या करते हैं कि बढ़ाते हैं, तो बताइए कि रिजोल्यूशन पावर जो होगा वो घटेगा या बढ़ेगा। तो देखिए
रिजोल्यूशन पावर का जो फॉर्मूला होता है वो आपको पता है कि 1/sin थीटा या b/1.22 लैम्डा होता है। ये तो बेर नहीं पढ़ते हैं कि रिजोल्यूशन पावर किसके बराबर होता है, 1/sin थीटा या b/1.22 लैम्डा। ठीक है, तो आप अगर जो स्पीड बढ़ाइएगा मतलब मोमेंटम बढ़ेगा तो लैम्डा क्या होगा, घटेगा। और यहाँ से आपको पता चल रहा होगा कि अगर लैम्डा डिक्रीज करेगा तो रिजोल्यूशन पावर क्या होगा, बढ़ जाएगा। तो हम लोग क्या देखें कि जैसे जैसे आप स्पीड बढ़ाइएगा रिजोल्यूशन पावर बढ़ेगा। तो इतना नहीं करना था आपको तो डायरेक्ट ऐसे करना था कि रिजोल्यूशन पावर जो होता है वो किसके बराबर होता है, तो b/1.22 लैम्डा। ठीक है, और चूंकि वो इलेक्ट्रॉन के स्पीड के बारे में बात कर रहा है तो इसको हम लोग लिख देंगे b/1.22 और लैम्डा को लिख देंगे h/p। अब p को ऊपर भेज देंगे जिसको क्या कर देंगे, m भी कर देंगे। यही आपको बता देगा कि जब भी आप इलेक्ट्रॉन का मोमेंटम या स्पीड को बढ़ाइएगा तो रिजोल्यूशन पावर क्या होगा, बढ़ेगा। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ रहा होगा। ये तो समझाने के लिए किया गया है कि p बढ़ेगा तो लैम्डा घटेगा और रिजोल्यूशन पावर का फॉर्मूला होता है इतना, तो ये घटेगा तो ये बढ़ेगा। ठीक है, ऐसे एग्जाम वगैरह में हम लोग ऐसे करते हैं कि जिसके बारे में पूछेगा उसका फॉर्मूला लिख दीजिए और उस फॉर्मूला को वहां तक खींचिए जहां तक क्या किया हुआ, जिसका डाटा दिया हुआ है। तो यहाँ पर क्या है कि mv के बारे में बात किया या मोमेंटम के बारे में बात किया है, तो इसको क्या करेंगे कि यहाँ तक खींचेंगे और यहाँ से डिसाइड कर लेंगे। ये बहुत बार किए हैं हम लोग। ठीक है, तो कुछ है इस पॉइंट को थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। अभी तक कोई एग्जाम पूछा नहीं है लेकिन पूछेगा जरूर। ठीक है, सबसे पहले आप इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के बारे में समझिएगा। तो जनरली बच्चा के दिमाग में मिसकंसेप्शन क्या आता है कि इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, ये तो जानता है बच्चा कि इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप तो अभी तक का सबसे अच्छा माइक्रोस्कोप बना हुआ है। ठीक है, तो उसके दिमाग में रहता है ना कि इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, इससे क्या होता होगा ना, इलेक्ट्रॉन दिख जाता होगा। ऐसा कुछ नहीं, इलेक्ट्रॉन को अभी तक नहीं देखा गया है। इवन दैट एटम को ही अच्छा से नहीं देखा गया है तो इलेक्ट्रॉन को कहां से देखा जा सकता है। ठीक है, तो बस हम इतना बताना चाह रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का मतलब ये नहीं है कि उससे इलेक्ट्रॉन दिखता है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप उस माइक्रोस्कोप का नाम इसलिए पड़ा क्योंकि इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में इलेक्ट्रॉन के वेव नेचर का यूज किया जाता है। फिर से, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में इलेक्ट्रॉन के वेव नेचर को यूज किया जाता है, इसलिए इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप उसका नाम पड़ा है, ना कि उससे इलेक्ट्रॉन दिख जाएगा। इलेक्ट्रॉन दिखता नहीं, आज तक इलेक्ट्रॉन देखा नहीं गया है। समझ में आ रहा है क्या बोल रहे हैं? तो इस चीज को समझिएगा कि इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में किसका यूज होता है, तो वेव प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रॉन का यूज होता है। ठीक है, और उसमें भी ये ध्यान रखिएगा कि डिफ्रैक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। जैसे आपको पूछ देगा कि इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में इलेक्ट्रॉन का वेव नेचर, वेव प्रॉपर्टी का यूज होता है या पार्टिकल प्रॉपर्टी का यूज होता है या दोनों का होता है या नन देगा, तो आप ध्यान रखिएगा कि वेव प्रॉपर्टी का यूज होता है। फिर ये भी बोल सकता है कि इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप बेस्ड होता है पार्टिकल नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन। फिर ये बोल दे सकता है कि डिफ्रैक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन, इंटरफेरेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो इस चीज को आप क्या करिएगा, ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो 2 पॉइंट आपको ध्यान रखना है इसमें। पहला तो ये ध्यान रखना है, 3 पॉइंट। पहला ये ध्यान रखना है कि इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में किसका यूज होता है जी, तो इलेक्ट्रॉन के वेव नेचर का यूज होता है। एक पॉइंट ये हो गया। दूसरा, वेव प्रॉपर्टी कैसे पता चलता है, जिसमें इलेक्ट्रॉन डिफ्रैक्शन शो करता है। ठीक है, तीसरा जो ध्यान रखना है कि देखो माइक्रोस्कोप, अच्छा माइक्रोस्कोप 2 तरह का होता है। एक होता है कौन, ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप, जिसमें क्या होता है कि लाइट का यूज किया जाता है। ठीक है, और एक क्या होता है, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। तो ऐसा देखा गया कि इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का रिजोल्यूशन पावर जो होता है ना, वो ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप के रिजोल्यूशन पावर से क्या होता है, ज्यादा होता है। ठीक है, उसका रीजन ये हो जाता है ना कि इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में इलेक्ट्रॉन का यूज होता है, तो जैसे जैसे आप उसका स्पीड बढ़ाइएगा, तभी ना बताए हैं कि स्पीड जब बढ़ेगा तो रिजोल्यूशन पावर बढ़ेगा। तो इलेक्ट्रॉन का स्पीड इतना बढ़ा दिया जाता है कि भी बहुत ज्यादा हो जाता है, तो रिजोल्यूशन पावर ज्यादा। तो रिजोल्यूशन पावर का मतलब क्या हुआ कि ज्यादा किसी चीज को खोल करके दिखाएगा, वो जब क्रिस्टल क्लियर दिखाएगा। समझ में आ रहा है क्या बोल रहे हैं? तो 3 पॉइंट आपको ये याद रखना है, इससे थ्योरेटिकल क्वेश्चन पूछ सकता है, अभी तक पूछा नहीं है। क्या, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप
में इलेक्ट्रॉन के वेव प्रॉपर्टी का यूज होता है। इसमें इलेक्ट्रॉन डिफ्रैक्शन शो करता है, ठीक है, 2 पॉइंट हो गया। और तीसरा पॉइंट, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का रिजोल्यूशन पावर जो होता है वो ज्यादा होता है, किससे? ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप से। ये पॉइंट याद रखना है, ये वाला याद नहीं रखना है। ये तो क्या है कि न्यूमेरिकल टाइप का है, ठीक है, कि किसी के बारे में पूछा तो उसका फॉर्मूला लिखिए और फॉर्मूला को उस टर्म तक ले जाइए जिसका डाटा दिया होगा, ठीक है। तो ये याद नहीं रखना है, तो खाली एक बार देख लिए दिमाग काम कर जाएगा। ये वाला थ्योरेटिकल है जिसको क्या करना है, आपको याद रखना है, ठीक है। फिर दिया है द डी ब्रोगली हाइपोथेसिस हैज बीन बेसिक टू द डेवलपमेंट ऑफ क्वांटम मॉडर्न क्वांटम मैकेनिक्स। हाँ, एक चीज समझिएगा, ये एनसीईआरटी में एक पॉइंट दिया हुआ है, इसलिए इसको हम क्या किए, लिख दिए। जैसे थ्योरेटिकल क्वेश्चन पूछ सकता है कि मॉडर्न क्वांटम मैकेनिक्स के डेवलपमेंट में किसका है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, ठीक है। ऑप्शन ए में दे सकता है, मान लीजिए आपको फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट समझ आ रहा है कि नहीं। ऑप्शन बी में दे दिया जा सकता है किसी और चीज के बारे में, ठीक है, कुछ भी। और ऑप्शन सी में दे दिया जा सकता है, मान लिया जाए किसके बारे में, डी ब्रोगली हाइपोथेसिस के बारे में। तो इस चीज को ध्यान रखिएगा कि डी ब्रोगली हाइपोथेसिस का जो है क्वांटम मैकेनिक्स के डेवलपमेंट में बहुत ज्यादा रोल है, क्योंकि क्वांटम मैकेनिक्स पूरा का पूरा ड्यूअल बिहेवियर पर बेस्ड होता है, ठीक है। माने पार्टिकल वेव नेचर शो कर, अगर केवल पार्टिकल नेचर शो करता या वेव केवल वेव नेचर शो करता तो शायद क्वांटम मैकेनिक्स का डेवलपमेंट नहीं हो पाता, ठीक है। तो चूंकि पार्टिकल वेव नेचर के जैसा शो करता है, वेव पार्टिकल के जैसा शो करता है अपना नेचर, इसीलिए क्वांटम मैकेनिक्स का क्या हुआ, डेवलपमेंट हुआ। पहले तो ये ध्यान रखना है कि डी ब्रोगली हाइपोथेसिस जो होता है उसका अहम रोल है मॉडर्न क्वांटम मैकेनिक्स को क्या करने में, डेवलप करने में, ठीक है। उसका बेसिक प्रिंसिपल है। देखो क्वांटम मैकेनिक्स जो है ना हम लोग के सिलेबस में पढ़ना नहीं है, बस इतना जान लो कि क्वांटम मैकेनिक्स एक अलग दुनिया का बात करता है। जैसे कि क्वांटम मैकेनिक्स में इसका यूज नहीं है, बस खाली इसे बता रहे हैं। क्वांटम मैकेनिक्स में क्या है ना कि अगर आप किसी चीज को देखते हैं तो रिजल्ट कुछ और आएगा, और अगर आप नहीं देखते हैं तो रिजल्ट कुछ और आएगा। ये थोड़ा सा डराने वाला चीज था। जैसे कैसे समझो, अगर तुम पत्थर को फेंक दिए और देखोगे उसको कि पानी में गिरा, तब भी वो छपाक आवाज करेगा, और पत्थर को फेंक दिया तुम इधर मुड़ गए, तब भी वो पानी में गिरेगा तो छपाक ही आवाज करेगा। जनरल लाइफ में ऐसा ही होता है, ठीक है। लेकिन क्वांटम मैकेनिक्स में क्या होता है कि अगर किसी चीज को तुम फेंक दिया और देख रहे हो तो अलग बिहेवियर है, और अगर तुम फेंक दिया और देख नहीं रहे हो तब ये एक अलग बिहेवियर है। समझ आ रहा है कि नहीं। तो स्मॉल पार्टिकल माने इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन या मॉलिक्यूल के वर्ल्ड में ना ऐसा होता है कि तुम देखोगे तो अलग बिहेवियर वो शो करेगा, और नहीं देखोगे तो अलग बिहेवियर शो करेगा, जो जनरल लाइफ में नहीं होता है, ठीक है। तो क्वांटम मैकेनिक्स में एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये भी होता है कि ऑब्जर्वर क्या करता है कि रिजल्ट पर इफेक्ट डाल देता है, ठीक है। ये सब जानना नहीं है, बस हम खाली ये जो इंटरेस्ट के लिए बोल रहे हैं। तो रियल लाइफ में क्या ऐसा होता है कि आप देखिएगा तो घटना कुछ और होगा, और नहीं देखिएगा तो घटना कुछ और होगा, ऐसा नहीं। तो पानी में पत्थर फेंके, पत्थर पानी में गिरेगा तो तुम देखो चाहे नहीं देखो छपाक सही आवाज करेगा, रिजल्ट एक ही होगा। लेकिन टाइनी पार्टिकल के वर्ल्ड में, जैसे कि इलेक्ट्रॉन हो गया, प्रोटॉन हो गया, न्यूट्रॉन हो गया, मॉलिक्यूल हो गया, उस दुनिया में ऑब्जर्वर के देखने और नहीं देखने से क्या हो जाता है, फर्क पड़ जाता है, ठीक है। तो ये वाला जो होता है ना थोड़ा सा अलग टाइप का होता है। जैसे कि हम आपको एक एग्जांपल दे रहे हैं केवल इंटरेस्ट के लिए, ठीक है, फॉर द लव ऑफ फिजिक्स, उसके लिए हम आपको दे रहे हैं। जरा समझिएगा कि क्या कहानी होता है। सपोज करिए कि ये बाईडीएससी एक्सपेरिमेंट चल रहा है, और आप क्या करते हैं कि किसी फोटोन को इधर है जो कि क्या करते हैं, फेंकते हैं, ठीक है। इसका कोई यूज नहीं है, कि बस खाली हम इंटरेस्ट के लिए आपको बता रहे हैं। अब इस बात को समझिएगा कि क्या देखा गया कि अगर आप फोटोन को इधर फेंकते हैं
और देखते हैं तो आपको आपको फोटोन दो जगह नहीं मिलेगा। मतलब फोटोन को अगर आप फेंकते हैं तो यहाँ पर क्या होगा कि इंटरफेरेंस नहीं होगा, वो आपको एक ही जगह मिलेगा, या तो यहाँ पर मिलेगा या तो यहाँ पर मिलेगा, किसी एक ही जगह पर मिलेगा, दो जगह पर नहीं मिलेगा। इसका मतलब फोटोन पार्टिकल नेचर शो किया। मतलब कहने का सेंस क्या है कि अगर फोटोन को आप इधर थ्रो करते हैं और देखते हैं तो वो आपको दो जगह पर नहीं दिखेगा, एक ही जगह पर दिखेगा। इसका मतलब पार्टिकल नेचर शो किए। ठीक है, मतलब कहने का सेंस क्या हुआ कि अगर फोटोन को फेंका जाए और उसको देखते रहा जाए तो वो कैसा शो करता है, फोटोन पार्टिकल नेचर शो करता है। और अब क्या होगा कि अगर आप फोटोन को फेंकिए और उधर नहीं देखिए, इधर देखिए, मतलब फोटोन को फेंकिए और उसको देखिए नहीं, और उसके बाद जब ऐसे मुड़ी करके देखिएगा ना, मुड़ी में समझ रहे हैं ना, हेड, जब ऐसे देखिएगा तो देखिएगा कि फोटोन एक से ज्यादा जगह पर है, तो वेव नेचर शो करता है। ये थोड़ा सा अजब लगता है नहीं कि ऐसा कैसे हो गया। भाई देखो चाहे नहीं देखो वही होना चाहिए, लेकिन बताए ना कि क्वांटम मैकेनिक्स के दुनिया में कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं। ठीक है, समझना फिर से एक बार, मैंने एक ऐसे ही केवल बताने कि अगर तुम फोटोन को फेंको और देखते रहोगे तो फोटोन पार्टिकल नेचर शो करेगा। मतलब कहीं ना कहीं एक ही जगह पर रहेगा, एक से ज्यादा जगह पर नहीं रहेगा। तो एक ही जगह पर किसी चीज का रहना उसके पार्टिकल नेचर को शो करता है। और अगर फोटोन को डिट्टो वैसे ही तुम फेंको और उसको देखो नहीं, और उसके बाद जब एक्सपेरिमेंट हो जाए तब अगर ऐसे करके देखोगे ना तो क्या होगा कि एक से ज्यादा जगह पर वो रहेगा। मतलब क्या किया, वो वेव नेचर शो किया। तो क्या पता चला आपको कि आप देखते हैं, मतलब आप ऑब्जर्व करते हैं एक्सपेरिमेंट को या ऑब्जर्व नहीं करते हैं एक्सपेरिमेंट को, इसका भी असर हो जाता है। समझ में आ रहा है कि नहीं। तो क्वांटम मैकेनिक्स में यही चीज है कि थोड़ा सा जो आप नॉर्मल लाइफ में या नॉर्मल फिजिक्स में नहीं देखते हैं वो यहाँ पर देखा जाता है। मतलब क्वांटम मैकेनिक्स के दुनिया में कोई भी चीज इम्पॉसिबल नहीं। तो हम लोग को वो सब जानना नहीं है, हम लोग को क्वांटम मैकेनिक्स पढ़ना भी नहीं है। बस जो कि एनसीईआरटी में लिखा हुआ था इसलिए हम इस पॉइंट को आपको बता दिए कि हो सकता है थ्योरेटिकल क्वेश्चन पूछेगा। ठीक है, तो आपको ये जानना चाहिए कि मॉडर्न क्वांटम मैकेनिक्स के डेवलपमेंट में डी ब्रोगली हाइपोथेसिस का क्या है, एक अहम रोल है। ठीक है, और ये बेसिक प्रिंसिपल्स में से इसमें आता है। और दूसरा एक नॉलेज के लिए याद रख लीजिएगा कि क्वांटम मैकेनिक्स में ऑब्जर्वर इवेंट को क्या करता है, इफेक्टेड करता है। रियल लाइफ में आप देखिए या नहीं देखिए, समझ आ रहा है कि नहीं, घटना वही होगा। लेकिन क्वांटम मैकेनिक्स में आप देखिएगा तो घटना अलग होगा, नहीं देखिएगा तो घटना क्या होगा, अलग होगा। ठीक है, जैसे कि आपको बताएं कि फोटोन को फेंके और देख रहे हैं तो एक ही जगह पर कहीं ना कहीं रहेगा, तो पार्टिकल नेचर शो किया। फोटोन को फेंके और देखते नहीं है, आज जब एक्सपेरिमेंट हो गया तब सिर घुमा करके देखिएगा तो एक से ज्यादा जगह पर रहेगा, तो वेव नेचर शो किया। मतलब ऑब्जर्वर, मतलब से बनाया। क्वांटम मैकेनिक्स की दुनिया में एक चीज आप ध्यान रखिएगा कि यहाँ पे ऑब्जर्वर इफेक्ट्स द इवेंट, ये ऐसे ही बता दिए। ठीक है, बाकी क्या है जी कि डी ब्रोगली हाइपोथेसिस खत्म हो गया। तो बहुत ज्यादा इसमें करने का जरूरत नहीं है, आपको सीधे क्या है कि न्यूमेरिकल बनाना सीख जाना है। हम तो क्या हुआ कि विस्तार से पढ़ाएं, न्यूमेरिकल बनाना आपको सीख जाना है, उसी से क्वेश्चन आता है। ठीक है, और थ्योरेटिकल जो कुछ कुछ बताए हैं उसको एक बार देखे हुए रहिएगा, एग्जाम में बैठिएगा आ जाएगा तो आपको डायरेक्ट क्या होगा कि याद आ जाएगा कि हाँ ये सब बताया गया है। ठीक है, तो आई होप डी ब्रोगली हाइपोथेसिस खत्म हो गया। हाँ, डी ब्रोगली हाइपोथेसिस क्या हो गया, खत्म हो गया। ठीक है, ओके।